स्टूडेंट, आज क्लास 10 ज्योग्राफी पेज नंबर 124। हम पिछला सप्ताह आपको खनिज संसाधन के बारे में बताए थे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? आपको पेज नंबर लिखा दिया जाए ताकि आप लोग घर पर भी इसको लिख सके। पेज नंबर 107 निकालिए। दिया होगा मुंबई हाई क्षेत्र, है ना। सागर सम्राट मुंबई हाई क्षेत्र 176 किलोमीटर दूर। यहाँ से स्टार्ट करिए लगाना। यह क्षेत्र से लेकर उल्टाइए, भंडार अनुमान है। 2 लाइन इधर से और मुंबई हाई क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट करिएगा। यह क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है से लेकर इधर आइए। यहाँ पर 2 भंडार अनुमान है, 2 लाइन लिखिएगा इधर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। किसी का आंसर लिखाना है, इसका आंसर लिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तेल कारखाना का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो लिखिए डिगबोई, 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 नोट बिग बोई लिख दीजिए। डिगबोई, अंकलेश्वर, डिगबोई, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, मुंबई हाई क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र, नहर कटिया, क्या बोले सर? नहर कटिया इत्यादि तेल शोधक कारखाने हैं। तेल शोधक कारखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टिक आउट करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर पेज नंबर निकालिए 111। पेज नंबर 111 में आपको जल विद्युत लिखा होगा। जल विद्युत और जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल की तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना, अनुकूल भौगोलिक दिशाएं जो पर्वतीय एवं हिमालयी में पाया जाता है। ठीक है, लघु का जी जल विद्युत से। हाँ सर, जल विद्युत से कहाँ सर? 3 लाइन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का भी टिक आउट होगा। 9 क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न नंबर 9, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा गया है? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा गया है? उत्तर के लिए पेज नंबर 112 निकालिए। 112 में आपको दिया हुआ है नदियों पर बराज। सबसे नीचे में नदियों पर बराज और यहाँ पर बहुउद्देशीय कहलाती है। यहाँ बहुउद्देशीय कहलाती है, 3-4 लाइन लिखा हुआ है। बहुउद्देशीय कहलाती है। बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। इसके आगे बढ़े हम लोग। चलिए 10वां नंबर लिखना होगा।
तो बड़ा है तो सर। नहीं, छोटा छोटा है। क्वेश्चन लिखिए 10। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर लिखिए। यहाँ पहले किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर लिखिए। हीराकुंड। हीराकुंड देकर टिक का निशान दीजिए। हीराकुंड लिखिए। उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, हेडिंग लिखिए। तुंगभद्रा टिक का निशान। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य में स्थित है। इसको लिखिए। रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना तीर का निशान दीजिए। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लिखिए 11। लिखना पड़ेगा। ताप शक्ति क्यों समाप्य साधन है? ताप शक्ति क्यों समाप्य साधन है? तो लिखिए। ताप शक्ति क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 ना? 11। हाँ, 11। ताप शक्ति क्यों समाप्य है? उत्तर लिखिए। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। फुल स्टॉप। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं। फुल स्टॉप। तथा ये समाप्य संसाधन है। तथा ये समाप्य संसाधन है। अतः समाप्य संसाधन है। अतः ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहते हैं। फुल स्टॉप। 12 नंबर भी लिखना होगा। तो लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। 12 नंबर प्रश्न। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? उत्तर लिखिए। परमाणु शक्ति इल्मेनाइट, या घलाव में इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम,
तथा मोनाजाइट मोनाजाइट इत्यादि खनिजों से प्राप्त होती है। 13 नंबर प्रश्न लिखिए, मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है? मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है? तो लिखिए, मोनाजाइट भारत में केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। फुल स्टॉप। केरल के अलावा यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि तटीय राज्य में भी पाया जाता है। फुल स्टॉप। 14 नंबर प्रश्न लिखिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो लिखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए अवतल दर्पण की प्लेटों का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की प्लेटों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक खास तरह की बैटरी लगी होती है। ये बैटरी लौटती हुई सूर्य की किरणों को एकत्र कर ऊर्जा में बदल देती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, भारत के किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो लिखिए, भारत के तटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल है। फुल स्टॉप।
राजस्थान, फुल स्टॉप, राजस्थान, कमा गुजरात, कमा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां हैं, फुल स्टॉप। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग दीर्घप्रिय प्रश्न। दीर्घ में टिक आउट करेंगे। प्रश्न पहला, देखिए, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोधारण स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आप लोग पेज नंबर निकालिए 100, पेज 100। यहाँ पर देखिए शक्ति संसाधन के प्रकार लिखा हुआ है। शक्ति संसाधन के प्रकार कौन कौन? तो यहाँ से स्टार्ट करें। उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद स्रोत की स्थिति के आधार पर, उसके बाद संख्यात्मक गुणों के आधार पर और समय के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक उदाहरण है। शक्ति के आधार उदाहरण है, यहाँ तक स्टार्ट करिएगा। उपयोगिता से आधार से स्टार्ट करिएगा और यहाँ पर शक्ति संसाधन के उदाहरण है। दूसरा नंबर प्रश्न लिखवाइएगा ना? नहीं, सिर्फ टिकट है टोटल। तो इसमें चारों हाँ, चारों लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में पारंपरिक स्रोतों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर के लिए पेज नंबर निकालिए 101। निकालें। पारंपरिक स्रोत में पहले कोयला के बारे में लिखना होगा। नहीं लिखना होगा, एक थोड़ा सा लिख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन करा कि भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखिए। भारत के पारंपरिक स्रोत, तो लिखिए भारत के पारंपरिक स्रोत समाप्य संसाधन है। भारत के पारंपरिक स्रोत समाप्य संसाधन है, जैसे पहला नंबर हेडिंग से लिखिए कोयला। टिप्पणी दीजिए। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत है फुल स्टॉप। 1 जनवरी 2008 तक 1 जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की
गहराई तक 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आका है। टन 26,454 करोड़ टन आका गया है। फुल स्टॉप गया है। फुल स्टॉप। दूसरा नंबर लिखिए पेट्रोलियम। दूसरा पॉइंट लिखिए पेट्रोलियम। हेडिंग से करके पेट्रोलियम शक्ति के समस्त पेट्रोलियम देखिए के अनुसार पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। फुल स्टॉप। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन डीजल किरासन तेल स्नेहक आधा स्नेहक क्या होता है सर स्नेहक? सेंट वगैरह बनता है। कीटनाशक दवाएं पेट्रोल साबुन स्नेहक कीटनाशक दवाएं पेट्रोल साबुन कृत्रिम रेशा कृत्रिम रेशा प्लास्टिक इत्यादि बनाए जाते हैं। हेडिंग चेंज। तीसरा पॉइंट प्राकृतिक गैस। पहला कोयला लिखा है, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा प्राकृतिक गैस। कैसा दीजिए प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। फुल स्टॉप। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मशीन को चलाने में विभिन्न उद्योगों में मशीन को चलाने में विद्युत उत्पादन में
खाना बनाने में तथा मोटर गाड़ियां चलाने में किया जाता है। मोटर गाड़ियां चलाने में किया जाता है। फुल स्टॉप। चलिए दो टिक आउट कर लीजिए आप लोग, इसका इंपोर्टेंट इसमें नहीं है। चलिए तीसरा नंबर का टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए तीसरा नंबर। गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर के लिए पेज नंबर 102 निकालिए। गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र लिखा होगा आपको। हाँ सर। गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र आपको यहाँ पर लिखा होगा, है ना। गोंडवाना, अब झारखंड है इसमें, पहले हेडिंग लीजिएगा गोंडवाना समूह का क्षेत्र। पहला झारखंड में राज्य में पड़ता है। टोटल क्या को 5 लाइन हुआ। झारखंड में 5 लाइन। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 लाइन। उल्टाइए, कोयला क्षेत्र है। पेज नंबर 104। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तीसरा पेज 102 से पेज 104 तक, ठीक है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। प्रश्न नंबर 4। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कोयले का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर निकालिए 102। पेज नंबर 102। आपको लिखा होगा 4 कोटि में बांटा गया है कोयला। यहाँ लिखा हुआ है 102 में भारत की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पूरा लिखिएगा, पूरा दलदली भाग में पाया जाता है। 4 तरह का कोयला पाया गया है। बस इतना ही तक अब इस चैप्टर में आपको लिखना है, इससे आगे नहीं पूरा चीज। एक्सरसाइज 13 आज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव मैथ में। ऑब्जेक्टिव मैथ जो होता है वो भारतीय भवन बुक से पढ़ाया जा रहा है। और यह पेज नंबर 97 पर है। आपको पेज दिया गया था, बेलन गोला सबका आपको सूत्र लिखा हुआ है। इसे भी 1 2 3 4 पहले 10 तक हम लोग देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न आपके बुक में दिया है निम्नलिखित में बेलन का आयतन निकाले का सूत्र क्या होगा। जब किया था बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आंसर होगा ए। दूसरा नंबर प्रश्न है 10 सेमी ऊंचे सर्वाकार के आधार की परिधि 44 सेमी है। एक अन्य सर्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 सेमी और परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। हाँ, तो पहले तंबू कभी नहीं लगाए हो, जंगल में जाओगे टेंट, इंग्लिश में टेंट कहते हैं। पहले तंबू की परिधि आपके बुक में दिया है 44 मीटर। 44, चूंकि आप काटना ही है। तंबू की परिधि क्या होता है, तंबू शंक्वाकार है। शंकु क्या है, परिधि का मतलब 2 पाई आर हुआ। इसका आधार गोलाकार होता है, आर बराबर हो गया 44/2 पाई। दूसरे काट दे 22 बट्टा कितना पाई, नहीं तो मान पे भी बैठा सकते हैं।
बट्टा 7, 22 से 22 कट गया तो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 7/2। और x का मान आपके बुक में दे दिया है 10 मीटर। दूसरे तंबू की परिधि 22 मीटर दिया है। 2 पाई r बराबर 22 बाई 2 पाई, 22 से 22 कट गया, पलटी कटेगा 7/22। यहाँ पर 44 है ना, 14 होगा सर। 22 गुना 44, ठीक है। 14 और अगर पलटी करेंगे मान लिया इसको तो बट्टा 2 और ऊपर में कितना हो जाएगा 7। हाँ। ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर, ये 7/2 मीटर। एच का मान आपके बुक में दिया है 20 मीटर। कह रहा है कि पहले और दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अतः शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई रहने देते हैं। r का मान देखिए पहला का कितना है 7, h का मान 10 पूरा का बट्टा 1/3 पाई। दूसरा का जो है r का मान है 7/2 गुने 7/2 और h का मान है कितना 20। काटपुट किया जाए 1/3 से 1/3, पाई से पाई, 7 से 7, 7 से 7, 10 गुना 2 बच गया। ऊपर में ये 2 पलटी कर जाएगा 8 1/1/2 हुआ ना जुआ, 8 2/1 होगा, हाँ एगो तो कट गया। 2:1। इसका आंसर होगा बी। से माप वाले एक ठोस घनावा को पिघलाकर एक घन बनाया गया तो घन की भुजा क्या होगी। अगर कोई चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाता है तो दोनों का क्या चीज सेम होता है, आयतन। मान लिया जाए इस कलम को पिघलाकर इसको गोल बना दे, लोहा को बनाकर देखते हो बड़ा बड़ा गोली रहता है, उसको गोल करके सोना रहता है, बिस्किट रहता है, सोना को काट कर या उसको पिघला कर उसको सोना चांदी बनाते हैं तो उसका वेट क्या होता है सेम रहता है। 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा बनेगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों जब आप पिघलाएंगे कोई चीज को तो आयतन दोनों का क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या होगा आयतन, घन का आयतन क्या होता है AQ, घनाभ का आयतन LBH। AQ नहीं पता है, L का मान दिया हुआ है 2 गुने 4 और गुने 8। आप चाहते हैं तो इसको गुणनखंड कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 2 दूना 4, 8 का 3 को जुड़ा में से 1 जुड़ा निकलेगा तो भुजा कितना निकल गया 4 सिया। इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई का मतलब h होता है 15 से मी दिया है। आयतन, शंकु का आयतन दिया है आपके बुक में 125 cm3। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7। r का मान नहीं पता है, h का मान 15, 3 पंचे 15, 110 125 r स्क्वायर बराबर 125 गुने 7/110। यहाँ पर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। सही है ना। यहाँ पर r स्क्वायर बराबर, ये r बराबर 25 सत्ते 25 छकटे 175। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। सही है सर बी आंसर दिया सर। आंसर गलत दिया है ना, इसमें देखिए क्या वर्गमूल निकलेगा इसका क्या नहीं निकलेगा सर एगो 5 से
रुक गया तू। उसी तरह से 5वां नंबर है इतना माप वाले ठोस घनाभ को पिघला कर एक ठोस गोला बनाएंगे। गोला का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। घनाभ का आयतन होता है LB एच 4/3 पाई आर क्यूब बराबर LBH का मान दिया 49, 33 और 24। ये 22/7 बैठाइए दीजिए। नहीं, चलिए पलटी करिए यहाँ। ये हो गया 49 गुने 33। अगर गुना करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 7, पूरा का बट्टा 4 गुने 22। काट कुट किया जाए, 4 छक्के 24, 11 दूना 22, 11 तिया 35, 2 तिया 6। अब ये 49 का गुणन करेंगे 7 गुने 7, 3 गुने 3 गुने 7। 1 निकलेगा 7, 1 निकलेगा 3, 7 तिया 21। इसका आंसर होगा 5 का 1। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आधी कर दिया जाए और आधार त्रिज्या दुगुनी किया जाए तो मूल शंकु और वक्र परिक्षेत्रफल और नए शंकु के वक्र परिक्षेत्रफल का कौन सा अनुपात होगा? अनुपात ज्ञात करना इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर अनुपात रहे तो अगर परिक्षेत्रफल तो नया पुराना कर दिए तो आसान होगा। मूल शंकु मतलब पुराना और नया वक्र परिक्षेत्रफल निकालना है। पाई आर एल। पुराना में कुछ नहीं करेंगे, नया में क्या कर रहा है? त्रिज्या ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, पाई रहने देते हैं। और त्रिज्या क्या कर रहा है? त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, 2r होगा ना। 2r और l का मान आधा कर दिया जाए तो l/2। 2 से 2 कट गया, ये पूरा कट गया आपका 1/1। कहाँ कुछ बचा सर? 1:1 इसका आंसर होगा। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 8वां नंबर दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई मतलब L1 अनुपात L2 का मान दिया 5:4, तो उनके वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई रहने देते हैं, आर रहने देते हैं। एल का मान कितना है? 5। पाई आर और एल का मान 4। दोनों में L1 है सर। L1 L2 कर दीजिए तो 5 अनुपात इसका 4 ही आंसर होगा। 8 का 1। 9 नंबर सवाल 4 cm भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? घनों की संख्या निकालना है। तो बड़े घन का आयतन ऊपर में लिखेंगे और छोटा घन का आयतन नीचे में लिखेंगे। तो बड़ा घन का भुजा 4 दिया हुआ है और छोटा घन का भुजा 2 दिया। कभी भी घन का संख्या निकालना हो दोनों को भाग कर दीजिए, टोटल 8 घन बनेगा। और लास्ट 10वां नंबर पानी का बाल्टी। पानी का आयतन बताओ, जबकि 40 मीटर ऊंची बाल्टी, तो ऊंचाई को क्या बोलते हैं? h। बाल्टी में 2 सिरा होता है। बाल्टी इस टाइप का को मालूम होगा। और बता दें इसका सूत्र भी दिया होगा, छिन्नक या बाल्टी। नहीं, इसमें 2 ठो आर होता है, एक नीचे एक ऊपर। तो बड़ा वाला को R1 बोलते हैं। बड़ा वाला को क्या बोलते हैं? R1। और छोटा वाला को बोलते हैं R2। पानी का आयतन निकालना है। बाल्टी में पानी का आयतन 1/3 पाई h r² 1 r² 2 प्लस r1 गुने r2। इतना बड़ा सूत्र होता है इसका। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 40, r1 का मान 35, 14 का होल स्क्वायर 35 गुने 14। हाँ, चूंकि इसका आंसर 40 दिया हुआ है इसलिए 10 का आंसर होगा डी। इस तरह से आज हम इतना समाप्त कर दिए। अगला क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी
ऑब्जेक्टिव डेली लिख के आइएगा। हाँ, एक बात और, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कल का एग्जाम शायद साइंस का है ना, तो शायद हम लोग को ईद भी है, ईद है ना? नहीं, ऐसे मत करो। तो आप लोग को एग्जाम जो है यहाँ आकर देना होगा सभी स्टूडेंट को। चुपचाप से आप लोग अपना